अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज इन स्केलेटन। जो है वो उसमें जाहिर है किसी किस्म की प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो जेनेटिक काज हो सकता है, वो हार्मोनल काज हो सकता है, डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उससे जो स्केलेटन के अंदर खराबियाँ आती हैं वो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन स्पोर्ट्स एंड अपराइट बॉडी सम टाइम आवर स्केलेटल सिस्टम बिकम वीक एंड रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन। द काज ऑफ डिफॉर्मेशन आर वेरिएबल। उसमें से देखेंगे पहला काज जेनेटिक काजेज हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। उसमें क्लेफ्ट पैलेट है, माइक्रोसेफेली है, आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है। तो क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच प्लेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड प्लेटाइन बोन्स। इसमें क्या होता है, जो नाक और मुंह के अंदर वो तालू जो होता है उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होती, जिसकी वजह से एक ओपनिंग रह जाती है ओरल और नेजल कैविटी के दरमियान, जिससे क्या होता है कि सकिंग के दौरान मुश्किल होती है और फूड जो है वो लंग्स में जा सकती है, जिसको की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है उस ओपनिंग की वजह से। नेक्स्ट है माइक्रोसेफेली। इसमें क्या होता है कि आपने देखे होंगे लोग, छोटे सर वाले लोग, फिर जिसको हमारे यहाँ फ्याम में वो दोले शाह की चुईयाँ कहा जाता है। तो असल में क्या होता है, माइक्रोसेफेली होता है क्योंकि स्कल जो है वो स्मॉल साइज की रह जाती है। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। आर्थराइटिस है तो तकरीबन 100 डिफरेंट टाइप्स की आर्थराइटिस जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज, इन्फ्लेमेशन डिजीज में आ जाती है, वो पाई जाती हैं। उसको ओवरऑल हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस है तो कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है जो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसको जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से काज होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल काजेज। उसमें ओस्टियोप्रोसिस है। उसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बोन्स रिब्सॉर्प्शन ऑफ पेसिस बोन डिपॉजिट्स। हमने पीछे पढ़ा है कि स्टोरेज होता है डिफरेंट मिनरल्स का। तो अगर वो विदरिंग उसकी ज़्यादा हो जाए और डिपोजिशन कम हो तो इस तरह से क्या होगा, बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, बोन मैस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ओस्टियोप्रोसिस। तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज वुमेन में होता है, विच इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, पुअर डाइट वगैरह जो हो या स्मोकिंग वगैरह, उससे भी ये बीमारी हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, ERT की जाती है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो वो ओस्टियोप्रोसिस के अगेंस्ट जो है वो यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशनल काजेज है तो ओस्टियोमेल्शिया है। ओस्टियोमेल्शिया में क्या होता है, सॉफ्ट बोन, नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच द बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स। This disease calcium stars are not deposits and hence one of bones soften and weakens। तो इसमें कैल्शियम की कमी की वजह से लेग्स और पेल्विक वेन जो है वो डीफॉर्म हो जाती हैं और इससे जो है वो इफेक्ट होता है। रिकेट्स है तो ये भी चिल्ड्रन के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें उनकी लेग जो है वो मुड़ी हुई होती है, डिफॉर्म्ड पेल्विस होता है। पर दिस इज आल्सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसको विटामिन डी 45 मिल के जरिए और सन से एक्सपोज करने से थोड़ा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्क स्लिप है, ये एक तरह से एक्सीडेंटल चेंज है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसके अंदर हमने पीछे भी पढ़ा था जॉइंट्स में भी, तो कुशन लाइक पैड होते हैं जिनकी न्यूक्लियस जो बाहर अंदर उसके फ्लूइड होता है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, जो कि एक रबर बॉल की तरह एक्ट करता है और कम्प्लेक्सिसिटी उसको कंप्रेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है। और दूसरा हिस्सा इसका एनुलस फाइब्रोसिस होता है और ये होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री। द डिस्क एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बिंग ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग। मिनी कुशन होता है जो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सडन और फिजिकल जो ट्रॉमास हैं, लाइक बेंडिंग फॉरवर्ड, एकदम से जो है वो उससे जो है वो डिस्क स्लिप हो सकती है, अपनी जगह डिस्प्लेस हो सकती है, या वो जो फ्लूइड फील्ड है वहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो उससे जो है वो डिस्क स्लिप हो जाता है और उसको कहते हैं हर्निएशन या हर्निएटेड डिस्क जो है। रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन। मीन क्या होता है कि वो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है, जिससे अंदर वाला जो मटेरियल है रबर न्यूक्लियस सेमी फ्लूइड मटेरियल वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है, जो जाके स्पाइनल कॉर्ड को टच करने लग जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उससे पेनफुल सेंसेशन होती है। तो डिस्क स्लिप ट्रीटेड विद बेड रेस्ट, उसको ट्रैक्शंस की जाती हैं सीधा करने के लिए, पेन किलर्स ली जाती हैं और सम टाइम डिस्क को सर्जिकली रिमूव भी करवाना पड़ जाता है। स्पॉन्डाइलोसिस है
इसमें क्या होता है, इसमें वर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इमोबिलिटी हो जाती है। शियाटिका है तो शियाटिका में इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्टेपिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। हमारी लेग्स को प्रोवाइड करने वाली, वहां से जो है वो कोऑर्डिनेशन करने वाली नर्व होती है शियाटिक नर्व, तो उसमें बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो शियाटिक नर्व का प्रोक्सिमल स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है वो इंजर हो जाता है, तो या गिरने की वजह से हो सकता है, या समटाइम ये हर्निएशन की वजह से भी हो जाता है, या फिर अगर बटक इंजेक्शन, जो बैक में इंजेक्शंस लगते हैं, वो गलत जगह पे लग जाए और वो शियाटिक नर्व इफेक्ट हो जाए उससे, तो शियाटिका हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोअर लिम्ब, लेग्स वाला पोर्शन जो है उसमें इफेक्ट आता है, वो काम करना ऐसे छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना जो है वो डैमेज हुआ है। तो जब कम्प्लीटली जो है वो अगर वो कट ऑफ हो जाए तो लेग्स जो है वो जाहिर है वो उसको कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा उसका ब्रेन के साथ, तो वो यूजलेस हो जाएगी और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, मूवमेंट फुट वगैरह की लॉस हो जाएगी और ये स्लो होती है, इसकी रिकवरी और इनकम्प्लीट रहती है। आर्थराइटिस हमने पीछे भी पढ़ा है, इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज है जो जॉइंट्स को डैमेज करती है। इट रिजल्ट इन पेन, स्टिफनिंग, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। एक्यूट फॉर्म है आर्थराइटिस की जो बैक्टीरियल इन्वेजन से होती है, यानी कि एकदम से अटैक होता है और बहुत ज्यादा होता है। क्रोनिक आर्थराइटिस होती है, आपको पहले भी शायद बताया, एक्यूट होता है एकदम से शिद्दत का जो हमला होता है किसी चीज का, किसी बीमारी का, उसको एक्यूट फॉर्म कहते हैं। क्रोनिक होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है चीजें, लाइक इसमें ओस्टियो आर्थराइटिस है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, गोटी आर्थराइटिस है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करते हैं। बोन अगर ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, मीन अगर किसी वजह से जो है वो गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से बोन टोटली ब्रेक हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस। तो डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ बोन्स कैन ब्रेक, तो जब यंग एज होती है तो जो है वो जल्दी इसकी रिकवरी हो जाती है। एक्सीडेंट्स की वजह से, स्पोर्ट इंजरीज की वजह से, फॉल या गिरने की वजह से टूटती है तो वो रिकवरी इसकी फास्ट होती है। ओल्ड एज की वजह से बोन्स हैं वो बारीक हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। तो इसको रिडक्शन के ज़रिए जो है वो ठीक किया जाता है। रिडक्शन में क्या किया जाता है, बोन्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो 2 टाइप्स की रिडक्शंस होती हैं, ओपन एंड क्लोज। क्लोज में क्या होता है, कोई सर्जरी नहीं परफॉर्म की जाती, बल्कि आपने देखा कि हड्डी जोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर से, स्किन के ऊपर से ही हड्डियों को आपस में एक दूसरे के सामने ला के जोड़ देते हैं, मतलब सामने ले आते हैं, तो सेट कर देते हैं। और ओपन रिडक्शन में क्या होता है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उनको अगर वो ज्यादा फ्रैक्चर हो गया है कि वो जाहिर है उस तरीके से नहीं हो सकता, तो फिर उसको पिन्स और वायर्स के जरिए, मेजर हड्डियां जैसे लेग की टूट गई है तो उसको उस तरीके से जो है वो किया जाएगा सेट। तो जब उसको सेट कर दिया जाता है तो उसको इमोबिलाइज किया जाता है प्लास्टर लगा के, जिसको कास्ट या रिटर्न उसके जरिए, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो बिगिन हो सके। मीन अगर हमने उनको आपस में एक दूसरे के सामने जोड़ दिया है लेकिन वो फिर भी हिलती रहेंगी तो वो बार बार अपनी जगह से डिस्प्लेस होती रहेंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको इमोबिलाइज किया जाए ताकि हीलिंग प्रोसेस भी हो सके प्रॉपरली और वो सही जगह पे जो है वो जुड़े। हीलिंग जो है वो 8 to 12 वीक्स लगते हैं, लेकिन जो वेट बेरिंग बोन्स हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है और ओल्ड एज पीपल में भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होती है एल्डरली पीपल में। होता क्या है रिपेयर प्रोसेस के दौरान, 4 फेजेस होती हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग। हेमाटोमा में क्या होता है, जैसे ही बोन ब्रेक होती है तो ब्लड वेसल इन द बोन इटसेल्फ परहैप्स सराउंडिंग द टॉर रिजल्टिंग इन हेमरेज। मीन वो क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है वहां पे। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वहां पे क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो क्लॉट हो जाएगा और वहां पे वो एक क्लॉटेड ब्लड का हेमाटोमा बना देगा और फ्रैक्चर साइड। और जैसे ही बोन सेल जो है वो उनको फूड मिलना बंद हो जाएगी तो फ्रैक्चर साइज पे जो स्वेलिंग है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सॉफ्ट कैलस बिगिन टू फॉर्म। असल में वो जो ऊपर ब्लीडिंग होती है उसका फायदा ये होता है कि वो जो कैपिलरीज है वहां से ब्लड निकलता है पहले और फिर वो उनको बंद कर देता है, मीन मजीद ब्लड वहां से नहीं निकलता। फिर क्या होता है, 3 to 4 वीक्स के बाद सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाता है, कैपिलरीज जो है वो नई बनना शुरू हो जाती हैं, डेब्रिस जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, फिब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट जो है वो वहाँ फ्रैक्चर साइड पे आते हैं और नई बोन बनाना शुरू कर देते हैं। हमने पीछे पढ़ा था बोन्स का जो प्रोसेस था, ओस्टियोब्लास्ट वगैरह वो पढ़े थे।
फिर क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट continue to migrate inward, multiply rapidly and gradually convert soft callus into bony callus. Bone formation begin 3 to 4 weeks after injury and continue until firm bony union is formed within 2 to 3 months. मीन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोन सेल की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, 2-3 माह लग जाते हैं इस काम में। जब हो जाता है तो उसके बाद उसकी रिमॉडलिंग होती है, काफ़ी महीनों के बाद एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है, फाइनल स्ट्रक्चर को रिमॉडल किया जाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, एक तरह से कह रहे हैं उसकी फाइनल टचिंग दी जाती है, फाइनल उसको जो एक्सेस मटेरियल ऐड हो गया है उसको रिमूव करके और उसको प्रॉपर बिल्कुल जैसे पहली बोन थी उसकी तरह बनाया जाता है और बिल्कुल वो ऐसे एक्ट करती है जैसे टूटने से पहले वाली बोन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी।